हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स लेसन नंबर 7, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर के हर टॉपिक को हमने लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लिया है और उसके वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं। आप लोगों ने देख भी लिया है, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं बेटा। और आज जो है हम लोग अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और वो भी वो क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बेटा एक बड़ी बात कि आज जो है 3 अगस्त है, सावन का पहला सोमवार है, और सावन का महीना जो होता है सबसे पावन महीना माना जाता है। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि भगवान शंकर आप सभी लोगों को, आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखे, सही रखें। अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर आते हैं बेटा। और हमारे टॉपिक का जो पहला आज के इस वीडियो का जो पहला सवाल है बेटा वो है, देखिए पहला सवाल है, सो दैट द करंट लीड्स द वोल्टेज इन अ फेज बाय π/2 इन एन AC सर्किट कंटेनिंग एन आइडियल कैपेसिटर। मतलब ये ना बेटा, आपके पास एक AC सर्किट है इस तरह का, हमारे पास क्या है, एक AC सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है AC का। तो आपको ये जो AC सोर्स है इसका जो इक्वेशन है V = V0 sin ωt, ये इक्वेशन है। ठीक है बेटा। अब कह रहा है सो दैट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2। आपको ये जो वोल्टेज वाला इक्वेशन दिया है ना अल्टरनेटिंग करंट का, इसको करंट के फॉर्म में लाना है और दिखाना है कि वहाँ पे जो ω+t है वहाँ पे ωt प्लस π/2 आ जाता है। यानी जो करंट का फेज़ होता है वो π/2 से बढ़ जाता है और वोल्टेज का जो फेज़ होता है वो π/2 से घट जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखिए इट इज़ गिवन V = V0 sin ωt। ठीक है, V = V0 sin ωt है। अब मान लीजिए कि जो कैपेसिटेंस है उसका जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू क्या है, Q। तो आपको भी पता है बेटा कि V = क्या हो जाता है, V = होता है V = Q/C। ठीक है, V = क्या हो जाता है, Q/C। तो अब अगर हम Q की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से आप Q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, V की वैल्यू दी ही गई है, C की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो Q/C, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V0 = Q/C। ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से अगर हम निकालें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C V0 sin ωt। आई बात समझ में, Q = क्या हो गया, C V0 sin ωt। ठीक है, अब देखो I बराबर क्या होता है बेटा, करंट बराबर I बराबर होता है dQ/dt। I बराबर क्या हो जाता है, dQ/dt। ठीक है, हमने Q का मान निकाल चुके। देखिए हमको क्या है, क्या अल्टरनेटिव करंट का जो मतलब इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, वो V के फॉर्म में दिया है, वोल्टेज के फॉर्म में दिया है। इसको हमको करंट के फॉर्म में चेंज करना है। मेन बात हमारा ये है, हमारा मेन मकसद ये है कि हम किस तरह से इस वोल्टेज वाले इक्वेशन को करंट के इक्वेशन में चेंज कर दें। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास मेन ये चीज़ है V = Q/C और V0 = Q/C। तो Q क्या हो जाएगा, C V0 sin ωt। अब I की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू क्या होती है, dQ/dt। ठीक है, Q की वैल्यू हमने निकाल रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, I बराबर Q की वैल्यू क्या है, d/dt ऑफ C V0 sin ωt, ये हो जाएगा। हमने क्या किया, Q की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसका हमको ना डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डिफ्रेंसिएशन करना है तो अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या होगा, C V0 बाहर आ जाएंगे, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, d/dt ऑफ sin ωt। ठीक है, अब sin ωt का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा बेटा,
I बराबर देखिए सी भी ज़ीरो तो ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है। अब ये देखो बेटा सी भी ज़ीरो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। अब ये देखिए बेटा, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो I इज इक्वल टू आई ज़ीरो, ये जितनी चीज़ें हैं ना आई ज़ीरो कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये वेयर आप यहाँ लिख दो, वेयर आई ज़ीरो इज इक्वल टू सी भी ज़ीरो ओमेगा। आप डायरेक्टली थोड़ा सा हमने शॉर्टकट मार दिया है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए I इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, आई ज़ीरो कॉस ओमेगा टी। अब कॉस को अगर साइन में चेंज करना हो बेटा, तो कॉस को अगर साइन में चेंज करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं आई ज़ीरो साइन ओमेगा पाई बाई टू। एक मिनट बेटा, साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आ गया ना ये वाला इक्वेशन, देख लो बेटा ये, ठीक है। तो ये जो है हमारा इक्वेशन आ गया अल्टरनेटिंग करंट का करंट के फॉर्म में। हमारा पहला इक्वेशन था वोल्टेज के फॉर्म में, अब आ गया करंट के फॉर्म में। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए ये है V इज इक्वल टू भी ज़ीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ भी है तो यहाँ आई है, यहाँ भी ज़ीरो आई ज़ीरो, साइन है तो यहाँ भी साइन है, यहाँ ओमेगा टी है तो यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, यानी करंट का जो फेज़ है वो पाई बाई टू से क्या हो रहा है, लीड कर रहा है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे हेंस करंट लीड्स, हेंस करंट leads the voltage in phase by pi by 2। फेस का मतलब कुछ नहीं बेटा, फेस का मतलब एंगल होता है। तो एंगल में कितने का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे एंगल के फॉर्म में ओमेगा टी है और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, तो दोनों में जो फेस का डिफरेंस है वो कितने का हो गया है, पाई बाई टू का। तो क्लियर हो गई बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, आगे बढ़ा जाए। अब चलो आगे आते हैं बेटा हम लोग, और अब जो है हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा। आज मैंने पहले भी कहा बेटा कि आज जो है हम लोग केवल और केवल क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, देख लीजिए। इन अ सीरीज LCR सर्किट ऑब्टेन द कंडीशन अंडर विच the impedance of the circuit is minimum and wattless current flow in the circuit। wattless current एक ऐसा करंट जिसका जो सर्किट में होता है ना उसमें कहीं कोई यूज ना हो, वैसे करंट को हम लोग वाटलेस करंट कहते हैं, ठीक है। देखो पहले हम लोग लिखेंगे इम्पेडेंस के बारे में, तो लिखेंगे सॉल्यूशन impedance in a LCR circuit is given by LCR सर्किट जो होता है उसका इम्पेडेंस जो होता है हम लोग किस तरह निकालते हैं, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XR का होल स्क्वायर। ये जो इम्पेडेंस है ना बेटा, जो जेड है ना, यह भी एक टाइप का रेसिस्टेंस होता है, जिसको आप इम्पेडेंस बोल रहे हो वह भी एक टाइप का रेसिस्टेंस होता है। और ये देखिए बेटा CBSE के 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। हम लोग आज जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना बेटा वो सारे किसी न किसी साल पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए
जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स आर का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर इम्पेडेंस मिनिमम एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, एक्स एल यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ बेटा, एक्स एल माइनस एक्स सी होता है वहाँ पे, आर नहीं, यहाँ पे गड़बड़ है बेटा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए, फॉर इम्पेडेंस मिनिमम एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी होता है, एक्स एल और एक्स सी का जो मान है वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो द इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। अब आपको मिल गया कि सर्किट की जो इम्पेडेंस होगी सर्किट की वो मिनिमम कब होगी, जब एक्स एल और एक्स सी दोनों की वैल्यू जो होगी बराबर हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर इसमें एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू रख दी जाए तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर, क्योंकि ये मिनिमम हो गया यानी इसकी वैल्यू जीरो हो गई, दोनों इक्वल हो गए तो जीरो हो गई, यानी जेड की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आर के बराबर। तो ये हमारा जो इम्पेडेंस होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। वाटलेस करंट फ्लो इन द सर्किट। अब ऐसे सिचुएशन में ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा, वाटलेस करंट फ्लो इन द सर्किट, उस समय जब इम्पेडेंस मिनिमम होगा उस समय वाटलेस करंट जो सर्किट के अंदर फ्लो करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो वाटलेस करंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी। पहले तो हम लोग ये कर लेते हैं कि पावर निकाल देते हैं। पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ठीक है। अब कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम कब होगी, वेयर फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। कॉस में आप देखते हो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है यानी पाई बाई टू होती है तो उस समय थीटा की वैल्यू कॉस की वैल्यू सबसे कम होती है, और जब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उस समय कॉस में जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है तो कॉस की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। यानी मिनिमम है तो हमारे लिए जो कॉस की वैल्यू होगी, फाई की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, पाई बाई टू होनी चाहिए। तो फिर हमारे पास पावर क्या हो जाएगा, वाटलेस करंट फ्लो इन द सर्किट। तो फिर हमारे पास पावर हो जाएगा भी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस पाई बाई टू। तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू तो ज़ीरो हो गई, क्योंकि हमने कॉस पाई बाई टू की वैल्यू ज़ीरो होती है तो ये सारा ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट में एक लाइन लिखेंगे बेटा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर वाटलेस करंट फ्लो when the impedance of the circuit is purely inductance or purely कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस लिख सकते हैं, टेंस। आई बात समझ में, यानी जो इम्पेडेंस होगा वो आर के बराबर हो जाएगा जब मिनिमम हो और सर्किट जो है एलसीआर सर्किट हो। वैसे सिचुएशन में पावर जो होगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई की वैल्यू हम लोग ले लेंगे पाई बाई टू, यानी थीटा की वैल्यू पाई बाई टू रखी जाएगी। जैसे ही थीटा की वैल्यू पाई बाई टू करी जाएगी ये पूरा का पूरा जो होगा जीरो हो जाएगा। देयरफॉर वाटलेस करंट फ्लो व्हेन द इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट इज प्योरली इंडक्टेंस और प्योरली कैपेसिटेंस। आई बात समझ में, जब उसमें प्योर कैपेसिटेंस जुड़ा होगा या प्योर इंडक्टेंस जुड़ा होगा तभी जो होगा उसमें वाटलेस करंट जो होगा वाटलेस करंट फ्लो इन द सर्किट, तभी जो होगा उस सर्किट में वाटलेस करंट जो होगा फ्लो करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं बेटा।
और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, देखिए क्या है, स्टेट underlying principle of transformer, how is the large scale transmission of electric energy over long distance done with the use of transformer। सवाल ये है बेटा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, एनर्जी होती है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस डन विद द यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम लोग जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी है उसको लॉन्ग एरिया में, लॉन्ग डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे। तो हमने जब ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पे हमने आपको बताया था बेटा कि जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वर्किंग का वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या था ये भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। फिर किस तरह से हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफार्मर के हेल्प से एक लॉन्ग डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट करा पाते हैं, वो भी उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप इस वीडियो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप वहाँ से देख लें। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पे आप जाइए और ट्रांसफार्मर जो हमने एक अलग से बना रखा है उसमें आप क्लिक करिए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियरली मिल जाएंगी। वैसे मैं एक बात बता दूँ यहाँ पे, एक मतलब थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो एक लाइन में बता दूँ कि ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ work on the principle of mutual induction। mutual induction जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। और किस तरह से जो एनर्जी होती है उसको लार्ज एरिया में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर होता है इसका काम ही है बेटा कि ये क्या करता है, जो एसी करंट होता है उसको इंक्रीज कर सकता है या फिर उसको डिक्रीज कर सकता है। तो हमको जैसी ज़रूरत होती है अल्टरनेटिंग करंट को इंक्रीज भी करा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करके हम लोग जो करंट है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज करा सकते हैं। तो अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज कर दें करंट भी इंक्रीज हो जाएगा और करंट इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग आसानी से जो ट्रांसफार्मर है उसके हेल्प से एक लार्ज डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। वैसे मैं बेटा यही चाहूँगी कि इसका जो डिटेल मतलब आंसर है वो आप ट्रांसफार्मर जहाँ पर हमने पढ़ाया है वहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो जाकर। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे ना बेटा जिसका आंसर मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगी, आप वहाँ से जाकर के जहाँ पे मैंने इसका पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एन इलेक्ट्रिक लैम्प कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ कैपेसिटर एंड एन AC सोर्स इज ग्लोइंग विथ अ सर्टेन ब्राइटनेस, हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प change on reducing the capacitance and frequency। मतलब ये बेटा an electric lamp connected in series with a capacitance and an AC source is glowing with certain light brightness, how does the brightness of the lamp change। मतलब ये ना बेटा एक AC सोर्स है, ठीक है, और AC सोर्स में हमने क्या लगा रखा है, एक बल्ब को लगा कर रखा गया। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि कैसे उस बल्ब के ब्राइटनेस को आप इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हो, चेंज ऑन रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके किस तरह से जो बल्ब की ब्राइटनेस है उसको आप चेंज कर सकते हो। देखो बेटा हमारे पास क्या है ना, मान लो यहाँ ये तार वाला जो माइक है ना बड़ी दिक्कत करता है बेटा, कभी साड़ी में फंस रहा है कभी कहीं। चलिए हमारे पास क्या है ना बेटा एक इस तरह का सर्किट है, ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे एक AC वोल्टेज वाला सोर्स लगा के रखा हुआ है, फिर यहाँ पे हमने एक कैपेसिटेंस जोड़ रखा है, फिर हमने यहाँ पे एक बल्ब को लगा रखा है। चलिए हो गया। अब
कह रहा है कि ये जो बल्ब है उसके ब्राइटनेस को आप कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी, सर्टेन ब्राइटनेस, हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प चेंज ऑन रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी को चेंज करके कैसे उस बल्ब के ब्राइटनेस को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आप कैपेसिटेंस में क्या चेंज करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे कि इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे। फ्रीक्वेंसी में आप ऐसा क्या करेंगे कि जो बल्ब का ब्राइटनेस है वो कम या ज़्यादा हो जाए। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले जब देखिए when capacitance is reduced, तो कैपेसिटेंस को जब रिड्यूस किया जाएगा तो एक्स सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/ωc। ठीक है, 1/ωc इंक्रीज, ये जो वैल्यू होगी ना इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज्ड एंड हेंस द इम्पेडेंस ऑफ सर्किट increase and so current decreased। देखो बेटा क्या लिखा गया है, करंट डिक्रीज हो गया, इसके बाद क्या होगा एंड द ब्राइटनेस गड़बड़ा गया, एंड द brightness of bulb is decreased। देखो बेटा क्या है, when capacitance is reduced xc is equal to 1/ωc increase, hence the impedance of the circuit increase। अब जैसे ही किसी भी सर्किट का आप एक सिंपल सर्किट के बारे में जानते हो कि सिंपल सर्किट में जब रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट की वैल्यू जो है अपने आप डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी और बल्ब जो है वोल्टेज कम पाएगा तो उसका ब्राइटनेस जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, हेंस द इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज एंड सो करंट डिक्रीज एंड द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज ऑल्सो डिक्रीज। जब करंट डिक्रीज करेगा तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीज ही करेगा, और जब इम्पेडेंस डिक्रीज करेगा तो ब्राइटनेस जो बल्ब का होगा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, दूसरी बात फ्रीक्वेंसी की बात करी जा रही है कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या चेंज करें कि बल्ब का जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैपेसिटेंस इज रिड्यूस्ड देन एक्स सी यानी 1/ωc इंक्रीज। ठीक है, हेंस द इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज एंड सो करंट डिक्रीज एंड ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इज ऑल्सो डिक्रीज। दूसरा सवाल है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, तो इसका दूसरे का हो जाएगा व्हेन द फ्रीक्वेंसी decreased the capacitive resistance increased and hence impedance of circuit increased। impedance of circuit इंक्रीज्ड। अब इम्पेडेंस यानी रेसिस्टेंस ही है, इम्पेडेंस क्या एक टाइप का रेसिस्टेंस है, वो सब इंक्रीज कर गया तो जाहिर सी बात है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब क्या होगा, हेंस ब्राइटनेस ऑफ बल्ब
इज रिड्यूस्ड, आई बात समझ में? जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? दोनों ही केस में क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी दोनों ही केस में जो है आपका जो इम्पेडेंस है, कहाँ गया, इम्पेडेंस ऑफ सर्किट इंक्रीज, और इम्पेडेंस ऑफ सर्किट जैसे इंक्रीज होगा उसमें करंट डिक्रीज हो जाएगा, और करंट डिक्रीज करेगा तो बल्ब का ब्राइटनेस जो है वो रिड्यूस ही होगा, बढ़ेगा तो नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर, कैन अ ट्रांसफार्मर बी यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन और डीसी वोल्टेज, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर भी जो कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो एक ही है, म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। कैन अ ट्रांसफार्मर यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन और डीसी वोल्टेज, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए प्रिंसिपल तो यहाँ पे हो गया, देखिए क्या है, पहला द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। किस प्रिंसिपल पे हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो वर्क करता है, ये जो है कि म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, कि जब हम लोग किसी एक कॉइल में ईएमएफ चेंज करते हैं तो दूसरे वाले में जो होता है अपने आप ईएमएफ जो होता है, जब हम लोग एक कॉइल में फ्लक्स को चेंज करते हैं तो दूसरा वाला जो कॉइल होता है उसमें अपने आप ईएमएफ जो होता है इम्प्रूव हो जाता है, या कहा जाए उसमें ईएमएफ जो होता है क्रिएट हो जाता है, तो इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब कैन अ ट्रांसफार्मर बी यूज्ड टू स्टेप और स्टेप डाउन और डीसी वोल्टेज, क्या हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन और डीसी वोल्टेज, मतलब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, दो तरह का ट्रांसफार्मर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, उसमें हम लोग डीसी वोल्टेज का यूज कर सकते हैं? नो। यहाँ पे जो है आप देखिए क्या है कि ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब क्या है, व्हेन कैन अ ट्रांसफार्मर बी यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन और डीसी वोल्टेज, कैन अ ट्रांसफार्मर बी यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन और डीसी वोल्टेज, मतलब क्या जो हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसमें हम लोग डीसी वोल्टेज यूज कर सकते हैं बेटा? तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो है चलिए देखते हैं, when or DC voltage, when a DC voltage source is applied across a primary coil, जब हम लोग प्राइमरी कॉइल जो है उसमें अगर हम लोग डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, अक्रॉस अ प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर current in primary transformer यहाँ पे ना कुछ तो दिक्कत है। Principle of working is mutual induction. When a DC voltage source is applied across the primary coil,
ऑफ ए ट्रांसफार्मर, करंट इन प्राइमरी, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है बेटा, करंट इन प्राइमरी coil is same, there is no change in flux, hence no voltage is induced in secondary coil। आई बात समझ में? देखिए क्या है, पहला तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। व्हेन अ डीसी वोल्टेज सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर, करंट इन प्राइमरी कॉइल इज सेम। मतलब जब हम लोग किसी प्राइमरी कॉइल में डीसी करंट अप्लाई करेंगे तो जो करंट होगा प्राइमरी कॉइल में सेम, देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। हेंस नो वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। अब सेकेंडरी कॉइल जो है, जब फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो जब फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं होगा, प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइमरी कॉइल के करंट में कोई चेंज नहीं होगा, तो फिर जो सेकेंडरी कॉइल है उसके ईएमएफ या वोल्टेज में भी कोई चेंज नहीं होगा। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि जब प्राइमरी कॉइल में हम लोग किसी तरह का फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, करंट चेंज कर रहे हैं, तो जो दूसरा वाला हमारा सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ईएमएफ जो होता है क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग प्राइमरी कॉइल में डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट की वैल्यू सेम रहती है, फ्लक्स की वैल्यू सेम रहती है, तो वहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में किसी भी तरह का वोल्टेज या किसी भी तरह का ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होता है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ा जाए अब, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। और हमारा अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज a capacitor of unknown capacitance, a resistor of 100 ohm and inductor of self inductance L is equal to 4 by pi square Henry are connected in series to an AC source of 200 volt and 50 hertz. Calculate the value of the capacitance and impedance of the circuit when the current is in phase with the voltage. Calculate the power dissipated in the circuit. आपको क्या क्या निकालना है जानते हो बेटा? पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट निकालना है, और दूसरी चीज़ आपको निकालनी है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। दो चीज़ें आपको निकालनी है, एक कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है और दूसरा पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। ये दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। देखो बेटा कैसे करेंगे। पहला सॉल्यूशन, सबसे पहले ना बेटा जो जो चीज़ें दी गई हैं क्वेश्चन में वो लिखते हैं। पहला काम गिवन एल की वैल्यू क्या दी गई है बेटा? 4 by pi स्क्वायर। दूसरा V की वैल्यू दे दी गई है 200 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी F यानी ओमेगा भी आप कह सकते हो बेटा, ओमेगा या F ही लिख लो ना, 50 हर्ट्ज ऑफ ये दे दिया है बेटा 50 हर्ट्ज। उसके बाद और कुछ चीज़ें दी गई हैं नहीं, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस के लिए बेटा जानते हो क्या होता है? C इज इक्वल टू 1 बाई L ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा यही है बेटा, जो 50 हर्ट्ज जो लिखा है ना, यही ओमेगा है। इसी को हम लोग F भी बोलते हैं या फिर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ओमेगा भी लिख सकते हो बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब इस पर वैल्यू रख लीजिए। L की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? 4 बाई पाई स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा
ओमेगा जो होता है 2 पाई एफ के इक्वल होता है। नहीं नहीं, ओमेगा नहीं है बेटा ये, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। और ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा 2 पाई एफ हो जाएगा। ओमेगा की जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 2 पाई एफ, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 पाई स्क्वायर इंटू 2 पाई, और एफ की वैल्यू हो जाएगी बेटा 50, फिर इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर लिखा है ना तो पूरे का स्क्वायर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास पाई से पाई अगर मैं कैंसिल, अच्छा चलो एक मिनट और, 4 पाई स्क्वायर इंटू इसका हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा फिर 4, रुक जाओ बेटा, देखो 2 पाई स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू पाई स्क्वायर, और ये 50 है तो 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 50 का स्क्वायर, या फिर ना बेटा रुक जाओ एक करती हूँ मैं, 2 से 50 का इंटू कर दो, कितना हो जाएगा, 2 से 50 का इंटू करोगे 100, ठीक है, पाई स्क्वायर। अब जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर इंटू 100 पाई इंटू 100 पाई, 2 टाइम्स है ना इसलिए। अब ये देखिए पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1/4, इतना। आई बात समझ में? इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 1 बाई नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा 1 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 4 0 है ना तो 4 इंटू 10 के पावर 4। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देख लो, आप चाहो तो इसको 1/4 इंटू 10 के पावर 4 फैराडे। आई बात समझ में? इतना लिख सकते हो, या फिर 1 को डिवाइड कर दो 4 से, जो आएगा वो, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या निकालना है बेटा, पावर डिसिपेटेड। तो पावर डिसिपेटेड जो होगा, पावर डिसिपेटेड, इसमें ना बेटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ना तो बेटा बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये क्या हो जाएगा, E/RMS²/R, ठीक है। E जो होता है EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसी को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, यानी आप V का स्क्वायर/R भी लिख सकते हो। तो V की वैल्यू कितनी दी गई है 200, तो 200 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, और नीचे जो है R की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, देख लो थोड़ा सा, 50 हर्ट्ज। तो R की वैल्यू हमारे पास 1 मिनट, रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस है, सॉरी बेटा, रेसिस्टेंस R की वैल्यू 100 ओम दी गई है बेटा, तो ये हमने रखा R की वैल्यू। अब ये क्या हो गया 200 इंटू 200/100, ये कितना हो गया बेटा 400 वाट, इसकी वैल्यू क्या आ गई 400 वाट। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। ये पहला था कैपेसिटेंस की वैल्यू, और दूसरा हमने पावर डिसिपेटेड निकाल दी। क्लियर है, कोई दिक्कत? 2 चीज़ें पूछी गई थी, एक कैपेसिटेंस की वैल्यू और एक पावर डिसिपेटेड की वैल्यू। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इस फॉर्मूले से हमने निकाला, और पावर की वैल्यू इस फॉर्मूले से हमने निकाला। बेसिकली आपको याद रखना है फॉर्मूला, फॉर्मूला बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद रखोगे तो सवाल अपने आप बन जाएंगे, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चले बेटा। अगला सवाल है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फिगर शो अ सीरीज LCR सर्किट with L is equal to 5.0 hertz, C is equal to 80 microfarad, R is equal to 40 ohm, connected in a variable frequency 240 source. Calculate the angular frequency of the source which derive the circuit at resonance. रेजोनेंस के जब रेजोनेंस की स्थिति होती है, पोजीशन होता है, उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना होता है।
ठीक है। तो जब रेजोनेंस की स्थिति आती है, जब रेजोनेंस का कंडीशन आता है, फॉर्म आता है, तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बेटा, F इज इक्वल टू हो जाती है 1/√LC। आई बात समझ में, 1/√LC। तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, 1/√L। L की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5.0 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, आप 5.0 है तो आप 0 को इग्नोर कर सकते हो, 5। और C की वैल्यू कितनी है बेटा, C की वैल्यू है हमारे पास, देखिए 80 माइक्रोफेराडे। तो उसको हम लोग फेराडे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 × 10⁻⁻6। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/√, देखिए 5 × 80 कितना हो जाएगा, 400 × 10⁻⁻6 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 400 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो आप क्या लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, 1/20 √10⁻⁻6। अब -6 को ना बेटा आप -3 लिख सकते हो, यानी 20 × 10⁻⁻6 भी हो सकता है। या आप नहीं कुछ समझ पा रहे हो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो। ये बार बार माइक मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार पैर के नीचे तार आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। दूसरे वाले का देखो बेटा, मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, दूसरे वाले का यहाँ पे चलो। करंट की वैल्यू निकालनी है रेजोनेंस के समय, तो I इज इक्वल टू VRMS/R। अब VRMS की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है बेटा, V की वैल्यू है 240 वोल्ट, तो हमने रखा 240 वोल्ट। और R की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, R की वैल्यू 40 ओम, तो 40 रख लिया हमने, ये कटा 4 × 6 = 24 एम्पियर करंट है ना, इस वजह से, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला, द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट द रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के समय जो होता है VRMS अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू VRMS इज इक्वल टू, इसके लिए हो जाएगा VRMS अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू IRMS × XC, ठीक है। IRMS की वैल्यू हमने निकाल रखी है बेटा, देख लो कितना निकाला है। IRMS की वैल्यू ये 6 एम्पियर × XC, देखो 1/50 × 50 × 50 नहीं बेटा, √XC की जो वैल्यू होगी ना, L × C होता है, L × C। तो L की वैल्यू देखो बेटा, LC होता है बेटा, LC। तो इसका हो जाएगा L का मतलब क्या है, IRMS की वैल्यू तो 6 निकल गई, ठीक है। अब ये 1/LC हो जाएगा, तो L की वैल्यू हमारे पास 5 दी गई है, इंटू C की वैल्यू दी गई है 80 माइक्रोफेराडे, तो 80 × 10⁻⁻6 ये होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर ये हो जाएगा 6/5 × 80 × 10⁻⁻6। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कैलकुलेट करा जाए तो √LC तो है, VRMS अक्रॉस कैपेसिटर IRMS × XC, ठीक है। IRMS की वैल्यू हमको 6 मिली हुई है, अब XC तो 1/LC। L की वैल्यू हमारे पास दी है 5 और C की वैल्यू दी गई है 80 × 10⁻⁻6, इसलिए कि वो माइक्रोफेराडे में है। तो अब ये हो गया हमारे पास 6, 10⁻6 को ऊपर ले चला जाए, 10⁻6 को ऊपर ले चलिए बेटा, तो 6 × 10⁻6 बाई में 5 × 80, तो कितना हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 400।
अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जो भी होगा दैट इज़ द आंसर। ठीक है, आप उसको अब सॉल्व कर लीजिए, जो भी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो है ये क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है बेटा, अ सीरीज LCR circuit is connected to an AC source 200 volt and 50 hertz. The voltage across resistor, capacitor and inductor are respectively 200 volt and 250 volt and 200 volt. The algebraic sum of the voltage across the three elements is greater than the voltage of the source. How is this paradox resolved? And second, given the value of the resistance of R is 40 ohm, calculate the current in the circuit. देखिए बेटा, क्वेश्चन जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जो है ना एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, LCR सर्किट है। तो LCR सर्किट है तो इसमें 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स जुड़ गया पावर, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस जुड़ गया, यहाँ पे मान लीजिए हमारा रेसिस्टेंस जुड़ गया, और यहाँ पे हमारा जो है इंडक्टेंस जुड़ गया। ठीक है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड L, पहले ना बेटा L है, तो ये तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। उसका जो है ना वो ऑर्डर भी फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा बेटा। पहले ना हमारे पास L है, L की वैल्यू क्या होगी, ये L हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास C है, और उसके बाद हमारे पास R है। ठीक है, L की वैल्यू जो उसका जो वोल्टेज है वो है 200 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद जो 200 वोल्ट 50 एंड नहीं, ये 250 है बेटा, 250 है। दूसरा जो कैपेसिटेंस है इसका जो वोल्टेज है ये भी कितने का है, 250, ये भी जो है 250 का ही है, और ये जो है 200 का है। कनेक्टेड टू एन AC सोर्स 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। जब वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर के क्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर रिस्पेक्टिवली 200, 250 एंड 250 वोल्ट। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, देखिए पहला आपको निकालना है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द 3 एलिमेंट इज ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ द सोर्स। हाउ इज दिस पैराडॉक्स रिजॉल्व। देखिए बेटा क्या है आपको, द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज 3 एलिमेंट, आपको जो 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, इंडक्टेंस दिया है, कैपेसिटेंस दिया है और रेसिस्टेंस दिया है, इन तीनों के बीच जो वोल्टेज है अलग अलग सेपरेट उनका एल्जेब्रिक सम निकालना है। यानी तीनों का जो है ना बेटा आपको क्या निकाल देना है, सम निकाल देना है। तो एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग V इफेक्टिव बोलेंगे बेटा। V इफेक्टिव इज इक्वल टू, देख लीजिए कितना आ जाएगा, VR प्लस VC प्लस V बहुत छूट गया L। R की वैल्यू कितनी है बेटा 250, R की वैल्यू कितनी है 250 प्लस C की वैल्यू कितनी है, तो C की वैल्यू जो है हमारे पास वो भी 250 का ही है, और L की वैल्यू कितनी है वो भी 250 है। तो ये टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल जो है हमारे पास 5-2-700 हो गया, 700 वोल्ट। ये भी इफेक्टिव हो गया, यानी एल्जेब्रिक सम हो गया, सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द 3 एलिमेंट। जो जो वोल्टेज हैं तीनों के करीब मतलब अलग अलग, उन सब का हमने क्या निकाल दिया, सम निकाल दिया। ठीक है, अब जो है आपको क्या निकालना है, वोल्टेज ऑफ द सोर्स, हाउ इज दिस पैराडॉक्स रिजॉल्व। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, V इफेक्टिव इज इक्वल टू √ VR स्क्वायर, मतलब V का स्क्वायर प्लस
बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अभी आर की वैल्यू कितनी है बेटा, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब ज़रूरत क्या है, आप उतना रखिए मत, बस निकाल दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी आर की वैल्यू कितनी है 200 प्लस बी एल की वैल्यू कितनी है तो 250 माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है वो भी 250 ही है। तो ये तो हमारे पास ज़ीरो आ गया, अंडर रूट स्क्वायर यानी 200 वोल्ट। अगली बात समझ में। उसके बाद अगला जो है हमारा दूसरा नंबर, गिवन द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ आर इज 40 ओम, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। वैल्यू ऑफ आर इज 40 ओम, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। तो ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा जो होगा, देखिए आई इफेक्टिव अब आपसे पूछा जा रहा है, तो आई इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी बी इफेक्टिव बाई आर। बी इफेक्टिव की वैल्यू हमको कितनी मिली है बेटा, बी इफेक्टिव की वैल्यू हमको मिली है 200 वोल्ट बाई आर की वैल्यू कितनी है बेटा 40 ओम दिया हुआ है 40 ओम। तो ये हो गया 4 25 20 एम्पियर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखोगे तो सारी चीज़ें ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर मुश्किल होने वाला है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, बिल्कुल फॉर्मूले से मैंने बनाया बेटा। फॉर्मूला याद रखोगे एकदम सारे सवाल बनेंगे। अगले सवाल की ओर चला जाए। चलिए अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन द सीरीज LCR सर्किट शोन बिलो, विच वन लीड्स इन फेज करंट और वोल्टेज विदाउट मेकिंग एनी अदर change. Find the value of the additional capacitor C1 to be connected in parallel with capacitance C in order to make the power factor of the circuit. यहाँ पे बेटा फिगर तो बनाया नहीं गया है, तो फिगर मैं आपको यहाँ पे बना देती हूँ बेटा। और फिगर के लिए मुझे बुक चाहिए, बुक इसको ना हम लोग बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को ना बेटा हम लोग बाद में करते हैं क्योंकि इसमें फिगर चाहिए, फिगर अभी हमारे पास है नहीं, फिगर देखना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फॉर अ गिवन AC I is equal to IM sin omega t so that the average power dissipated in a resistor R over a complete cycle is इतना। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, the average power dissipated in a resistor R over a complete cycle is given by, देखिए माइक में यहाँ छोड़ दे रहे हैं, माइक भूल गई थी मैं, चलिए सुनाई पड़ रहा है बेटा, इज गिवन बाय, फॉर्मूला होता है बेटा। तो पावर डिसिपेटेड को मैं केवल पावर लिख दूँ या पावर ए भी लिख ए भी तो एवरेज होता है, बस पावर लिख रही हूँ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, केवल पावर लिख रही हूँ। ठीक है, तो P1/0 to T, यहाँ पे T है, dt इंटू आई स्क्वायर, इसका भी फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा, फिर से इंटीग्रेशन 0 to R आई स्क्वायर R dt, ये होगा, ये कहा जाए ना तो एक फॉर्मूला है बेटा, पूरा ये जो है एक फॉर्मूला है। ठीक है, आप देखिए इसी पे आपको रख देना है, बस कुछ नहीं करना है। P इज इक्वल टू, पहले तो 1/0 to T और dt का तो इंटीग्रेशन करेंगे तो T ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए 0 to T होगा बेटा, यहाँ पे 0 to T
0 to t आई स्क्वायर, तो आई की वैल्यू इतनी दी गई है ना, तो आई एम स्क्वायर साइन ओमेगा टी, आई का मान हमने रखा, डी टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, और फिर लिमिट है 0 to t तो t ही रह जाएगा, ठीक है, इंटू 0 to t आई एम स्क्वायर आर हमने यहाँ पे आई स्क्वायर, तो ये तो मतलब आई की वैल्यू दी गई थी वो थी, और इंटू आर जो आर हमको ऐड करना था, फिर डी टी, ये हो गया, ठीक है। तो आई एम स्क्वायर आर, ये तो कांस्टेंट हो गया, साइन, अच्छा और एक देखो बेटा, यहाँ पे ना स्क्वायर करेंगे ना तो उसका साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब ये देखिए, इसका हमको डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, 1/t इंटू आई एम स्क्वायर आर, ये तो कांस्टेंट माने जाएंगे, इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, आई एम स्क्वायर आर बाई टी 0 to, अच्छा इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा, तो हम लोग ना साइन स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये 0 to t और ये हो गया डी टी, ठीक है। देखिए यहाँ पे t है बेटा, आई स्क्वायर एम आर बाई टी 1 का, यानी डी टी का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई ना कर दीजिए, 0 to t और यहाँ हो जाएगा डी टी माइनस 0 to t कॉस ओमेगा टी डी टी, आई बात समझ में। अब देखो आई एम स्क्वायर आर बाई टी डी टी का तो t हो गया, 0 to t अगर लिमिट रखेंगे तो t ही रह जाएगा, ठीक है, और माइनस कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाता है, कॉस ओमेगा टी का जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास साइन ओमेगा टी आ जाएगा, 0 to t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ी लग रही है, 1 माइनस कॉस 2t, एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर की, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है बेटा, बाई 2 हो जाता है ना, 1 माइनस, अगर हम लोग इसको इधर ला दे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बाई 2, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इतनी आएगी, तो हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू ये लिखी है ना, तो यहाँ पे ना गड़बड़ी हो गई है बेटा, बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे बाई 2 होगा, तो इस 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाई 2 जो है हमने बाहर ले लिया, अब ये डी टी हो गया और ये कॉस ओमेगा टी डी टी हो गया। अब देखिए ये तो हो गया टी माइनस कॉस ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है। टी की जगह हमने 0 रखा, टी की जगह अगर हम जीरो रखेंगे और एक बार टी रखेंगे, तो टी तो हमने यहाँ पे रखा 0, और इसके बाद अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो अगर टी रखा जाए तो साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो जाएगा। अब साइन उसकी वैल्यू क्या दे दी गई है, इस पूरे की वैल्यू जो है, इस पूरे की वैल्यू देख लो बेटा, साइन ओमेगा की वैल्यू जो दी है आई एम स्क्वायर, आई एम दे दिया गया है। यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ये टी, तो इस टी से ये टी तो कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ पे है हमारा। अब
टी की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की वैल्यू अगर 0 तो ये ना टोटल ना बेटा 0 हो जाएगा, ये जो है टोटल 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, I²m/2t और इंटू में ये टोटल 0 हो गया बेटा t, तो t और t कैंसिल हो गया, क्या बचा I²m/2। देखिए यही प्रूफ करना था, 1/2 Im²r आ गया, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना बेटा ये टोटल 0 हो जा रही है, क्योंकि हम लोग 0 रखेंगे, साइन जीरो की वैल्यू तो 0 ही होती है। अब दूसरा वाला सवाल, A light bulb is rated at 100 watt for 220 volt AC supply. Calculate the resistance of the bulb. तो resistance of the bulb जो होगा वो क्या हो जाएगा, देख लो बेटा। पहले ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको, मतलब ये सारा चीज़ कैसे आया, ये देखिए यहाँ पे आपका प्रूव्ड हो गया। अब क्या है, A light bulb rated 100 watt for 220 volt AC supply. Calculate the resistance of the bulb. तो ये तो फॉर्मूले में गया। रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब जो होगा हम लोग लिखेंगे R इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर हो जाएगा बाई P। तो देखिए VRMS की वैल्यू कितनी है, VRMS की वैल्यू है ये देखिए 220, तो 220 इंटू 220 बाई P, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 वाट। 10 10 10 10 कैंसिल, कितना हो गया 484 ओम। तो ये जो है हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए, 10 नहीं बल्कि 9 ही कहा जाए, क्योंकि एक में फिगर नहीं बना था। और ये आपने देखा कि 10 के 10 क्वेश्चंस जो थे किसी न किसी साल बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही चाहूँगी बेटा कि एक तो मैंने जितने क्वेश्चंस आपसे करवाए हैं, देखो बेटा मैं ये नहीं कहूँगी कि पेपर में यही आ जाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो बेटा ये तो कोई नहीं बताएगा कि इस बार के पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ अगर किसी को गुमराह करना है तो वो अलग बात है, लेकिन जो साफ बात है वो ये बेटा कि मैं या कोई भी टीचर हो, कोई नहीं बता पाएगा कि ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन सेटर हम लोग होते नहीं हैं, हम लोग बस गेस करते हैं और गेस हर जगह सही नहीं होता है। लेकिन ये माना जाता है कि पिछले 10-15 साल के क्वेश्चंस अगर आप उठा के सॉल्व कर लेते हो तो सारे क्वेश्चंस उसी में से आएंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम क्वेश्चन सेटर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अलग से क्वेश्चन सेट करे, उसको बनाए, फिर उसका रिजल्ट निकाले। वो क्या करते हैं 10-15 साल के पेपर उठाते हैं और उसी में से क्वेश्चन को छाट छाट करके दे देते हैं। तो हम लोग भी यही करते हैं, बच्चों को जब प्रिपेयर कराते हैं तो 10-15 साल के जो पीछे के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को सॉल्व करवा देते हैं। तो इसलिए हमने ये मान लिया कि भाई ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही चाहूँगी कि इस तरह के और जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।